हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसके प्रैक्टिस सेट आप लोग के चल रहे थे। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उससे आगे भी इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो हो जाएगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू। पाने वाले को ऋणी एवं देने वाले को धनी, ये नियम लागू होगा। तो आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स होते हैं 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट होते हैं। तो उसमें जो हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, जो एंट्रीज कर रहे होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वही रूल्स के में यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर रिसीवर को डेबिट कर रहे हैं और जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं तो ये रूल जो होगा वो किस अकाउंट में एप्लीकेबल होता है। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता या फिर बी और सी दोनों में। तो यहाँ पर जो रिसीवर को यानी कि जो प्राप्त कर रहा है वो ऋणी हो जाएगा और जो दे रहा है वो धनी हो जाएगा। ये रूल लगता है व्यक्तिगत खाते में, पर्सनल अकाउंट में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। ये रूल तो पर्सनल अकाउंट का हो गया कि जो रिसीवर होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम बात रियल अकाउंट की करें तो वहाँ पर जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, जो भी एसेट्स आ रही होती हैं वो डेबिट हो जाती हैं और जो भी जा रही होती हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, जो भी हमारे व्यय हो रहे हैं, हानियां हो रही हैं, वो सब डेबिट हो जाती हैं और जो भी आय होगी या फिर जो लाभ होते हैं वो सब क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये तीनों अकाउंट्स के आपके रूल्स हो जाएंगे अकाउंटिंग करने के, एंट्रीज करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर फीफो मेथड स्टॉक्स आर शोन एट, फीफो विधि के अंतर्गत रहतिया दिखाया जाएगा। तो फीफो मेथड है क्या, तो इसको एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। किसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जो कॉस्ट अकाउंटिंग थी, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि फीफो मेथड है, लीफो है, हीफो है, ये सारे मेथड्स वहाँ पर हमने निकालना सीखा था। तो इसका रूल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है उसे पहले ही इशू भी किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत रहतिया जो होता है वो किस मूल्य पर दिखाया जाता है। इट्स ओल्ड प्राइस, इसके पुराने मूल्य पर, द मोस्ट रिसेंट प्राइस, सबसे हाल की कीमतों पर, यानी जो रिसेंटली उसकी जो मूल्य चल रहा होगा मार्केट में उस पर। थर्ड हो जाएगा द एवरेज प्राइसेस, औसत मूल्य पर। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी पर। तो जो फीफो मेथड होता है तो उसका रूल क्या हो जाता है, जो सामग्री, जो मटेरियल पहले आता है उसे पहले ही हम इशू भी कर देते हैं। वहाँ पर जो लास्ट में रहतिया बचता है, स्टॉक में बचता है हमारा, तो वो जो मूल्य होगा वो करेंट का बिल्कुल प्राइस होता है। जो मार्केट में चल रही होती हैं इस टाइम कीमतें, वही कीमतें होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द मोस्ट रिसेंट प्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस गिवन टू एम्प्लॉयज इज रिकॉर्डेड इन, कर्मचारियों को भुगतान किए गए बोनस को अंकित किया जाता है। यानी कि जो भी बोनस कर्मचारियों को दिया जाता है, एक तो सैलरी दी जाती है, दूसरा उनको बोनस दिया जाता है। तो जो भी उनको बोनस दिया जा रहा है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभानी खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभानी नियोजन खाते में, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी बोनस दिया जाएगा तो आपको पता होगा जो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरह के होते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे किस में दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता है वो नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो बोनस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, लाभानी खाते में। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए करंट लायबिलिटी इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 4 जो आपकी, उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर 2 तरह के एसेट्स आपकी मेनली जो फिक्स्ड एसेट हैं और करंट आपकी एसेट हो जाती हैं, या करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी चालू दायित्व नहीं है या चल दायित्व नहीं है। बैंक अधिकर्ष, ये भी आप लोग का चालू दायित्व ही होता है, चल दायित्व होता है। डूबा ऋण हेतु प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी शोधनीय ऋण पत्र, जो शोधनीय ऋण पत्र होते हैं तो वो आपके चालू दायित्व नहीं होते हैं, करंट लायबिलिटी नहीं होंगे, ये आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोधनीय ऋण पत्र। अब अगर हम बात करें, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो करंट एसेट जो होती है तो वहाँ पर कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, स्टॉक है, अकॉर्ड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हमारी हो जाती हैं करंट एसेट।
और अगर हम बात करें जो करंट लायबिलिटी है तो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, लायबिलिटीज फॉर टैक्सेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रपोज डिविडेंड है और भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये सब हो जाती हैं हमारी करंट लायबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी के बारे में तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलरी ड्यू इज इंक्लूडेड इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इन केस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट टू एक्सटेंट ऑफ। किस सीमा तक लिपिक को देय वेतन प्राधिकार लेनदारों में शामिल किया जाता है? प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम की दशा में ₹300 पर एम्प्लॉयज, ₹100 पर एम्प्लॉयज, ₹20 पर एम्प्लॉयज, ₹500 पर एम्प्लॉयज। तो जो दिवालिया अधिनियम आपने पढ़ा होगा इंसॉल्वेंसी एक्ट, तो वहाँ पर दो तरह के अधिनियम पास हुए थे। एक हो जाता है प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम, दूसरा हो जाता है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट यानी कि प्रांतीय दिवालिया अधिनियम। तो दोनों के ही क्या है रूल्स थोड़े से अलग अलग हैं, उनका क्षेत्र भी अलग है। जो आपका प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो कहाँ पर लागू होता है? मद्रास, मुंबई और कोलकाता में। इसके अलावा बाकी सभी जगहों पर कौन सा एक्ट चलता है पूरे भारत में? प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आपको प्रेसिडेंसी टाउन्स अधिनियम की दशा में बताना है। तो उस दशा में क्या होता है जो क्लर्क के लिए वो 300 और जो सेवक व मजदूर होगा उसके लिए 100 से अधिक को प्रेफरेंशियल में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि 300 तक ही एक क्लर्क का जो वेतन होगा वो प्रेफरेंशियल में माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान दिया करिए कि किस अधिनियम के अंतर्गत कह रहा है और उसके नियम या शर्तें क्या होंगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट टैक्सेस ड्यू टू द गवर्नमेंट और प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। सरकार को कर की पूरी राशि किस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी दायित्व होती है? यानी कि गवर्नमेंट को आपको किसी तरह का कोई जो है कर देना है, कोई टैक्स चुकाना है, तो वहां पर पूछ रहा है कि दोनों ही जो अधिनियम आपके प्रोविंशियल है, दूसरा हो जाएगा प्रेसिडेंसी, तो दोनों में ही किस सीमा तक वो प्रेफरेंशियल लायबिलिटी मानी जाती है। तो दोनों ही आपके जो एक्ट होंगे प्रोविंशियल हो चाहे प्रेसिडेंसी हो, गवर्नमेंट को कुछ भी आपको देना है तो वो क्या होगा गवर्नमेंट सबसे पहले आपसे वसूल करेगी, वो छोड़ेगी तो है नहीं। तो वही चीज़ है कि दोनों ही एक्ट आपके चल रहे हो तो उन दोनों कंडीशन में ही जो सरकार को कर की राशि देनी होगी वो प्रेफरेंशियल मानी जाती है, प्राधिकार दायित्व माना जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 सैलरी ड्यू टू ए क्लर्क इज ए प्रेफरेंशियल लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ। प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम 1909 के अंतर्गत एक क्लर्क का बकाया वेतन किस सीमा तक प्राधिकारी दायित्व होता है? ₹200, ₹100, ₹20, ₹300। इसी तरह के क्वेश्चन अभी मैंने कराया है आप लोगों को, तो अब इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्लर्क सैलरी इज मोर देन द प्रेफरेंशियल लिमिट देन द एक्सेस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन। लिपिक की वेतन की राशि यदि प्राधिकारी सीमा से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि डैश लेनदारों में जोड़ी जाती है। ये तुम्हें पता चल गया कि जो 300 तक का अमाउंट होगा वो लिपिक का प्राधिकार माना जाएगा दायित्व। लेकिन अगर उसके आगे कोई राशि सपोज कर लीजिए 500 है तो 300 तो हमारा निकल गया, वो हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आ जाएगा, प्राधिकारी लेनदार हो गए। लेकिन उसके बाद जो 500 था तो 200 एक्स्ट्रा जो बच रहा है वो कहाँ जाएगा? आरक्षित लेनदार में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्राधिकार लेनदार, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पूर्णतः आरक्षित लेनदार, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अंशतः सुरक्षित लेनदार। तो वो चला जाता है आरक्षित लेनदार में यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बुक डेब्ट आर शोन अंडर। स्थिति विवरण बनाते समय पुस्तकीय देनदारों को दिखाया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर स्थिति विवरण कब बनाया जाता है? जब दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो जब उसका हम वो तैयार कर रहे होते हैं खातों की एक लिस्ट, तो वहाँ पर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि स्थिति विवरण बनाना होता है। तो उसमें ही पूछ रहा है जो बुक डेब्ट्स होते हैं, पुस्तकीय देनदार होते हैं, उसको किस सूची में दिखाया जाता है। तो कई तरह की सूचियाँ इसमें बनाई जाती हैं, तो अलग अलग सूची में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो लिस्ट ए, लिस्ट ई, लिस्ट एफ या फिर लिस्ट जी। तो यहाँ पर जो लिस्ट ए होती है उसके अंतर्गत अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, आरक्षित लेनदार आते हैं। लिस्ट ई में कमी हो जाती है, डिफिशियंसी होती है। लिस्ट एफ जो होती है उसमें हम बुक डेब्ट्स यानी कि पुस्तकीय देनदारों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिस्ट एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट शुड बी एलोकेटेड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास को संबंधित विभागों में इस आधार पर विभाजित करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उस पर जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर जो उससे रिलेटेड होंगे उस पर किस तरह से हमें उसे विभाजित करना चाहिए। वेट ऑफ द फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्तियों के भार के आधार पर, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियों के मूल्य के आधार पर,
स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियों द्वारा घेराव के आधार पर, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो उनके जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनमें किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाता है स्थायी संपत्तियों का मूल्य, वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल द क्लोजिंग डेट इज कॉल्ड। प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया अंतिम तिथि तक शाखा को प्राप्त न हुआ माल कहलाता है। यानी कि जो हेड ऑफिस था उसने तो जो गुड्स थे वो सप्लाई कर दिए हैं ब्रांच को, लेकिन जो क्लोजिंग डेट थी ब्रांच की उस डेट तक वहां पर वो जो गुड्स थे वो नहीं पहुंचे हैं, वो रिसीव ब्रांच को नहीं हुए। तो इस तरह का जो गुड्स होंगे वो क्या कहलाते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट, मार्गस्थ माल, लॉस इन ट्रांजिट, मार्गस्थ हानि, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, शाखा द्वारा वापस किया गया माल, प्रॉफिट इन ट्रांजिट, मार्गस्थ लाभ। तो इस तरह के जो गुड्स होंगे जो कि रास्ते में ही हैं, अभी ब्रांच को रिसीव नहीं हुए हैं, वो कहलाते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, मार्गस्थ माल, मार्ग में जो माल होगा, गुड्स इन ट्रांजिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस द रेमिटेंसेस टू एंड फ्रॉम हेड ऑफिस शुड बी कन्वर्टेड एट। विदेशी शाखाओं की दशा में प्रधान कार्यालय को एवं भेजे गए रोकड़ को परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछ रहा है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रांच अकाउंट, तो वहाँ पर कई, क्योंकि आज के टाइम में जो बिजनेस हम लोग बाहर निकल के भी कर रहे हैं, तो फॉरेन में भी, विदेशों में भी अपनी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जो हम अपने यहाँ अकाउंट्स रख रहे हैं और जो हमारी ब्रांच जो विदेश में है, फॉरेन कंट्री में, वो भी अपने यहाँ अकाउंट्स जो रख रही है अपने, तो उसकी जो मुद्रा होती है, जो मनी होती है, उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे हमारे क्या रुपया चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर डॉलर चलता है। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज में उनकी जो करेंसी है वो अलग अलग है। तो वहाँ पर क्या होगा कि उस करेंसी में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पर जब हम उसको परिवर्तित करेंगे अपने आय की मुद्रा में, तो वहाँ पर कौन सा मूल्य होना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ए हो जाएगा ओपनिंग रेट प्रारंभिक दर से, क्लोजिंग रेट अंतिम दर, एक्चुअल रेट एट विच द रेमिटेंसेस वर मेड वास्तविक दर से जिस पर रोकड़ भेजा गया, या फिर एवरेज रेट औसत दर। तो ऐसी दशा में हमें वो वाला प्राइस लेना चाहिए जिस पर एक्चुअल जो उसकी रेट होती है, जिस पर कि वो भेजा गया था, उस रेट पर ही क्या होता है, परिवर्तित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच अकाउंट मेंटेन बाय हेड ऑफिस इज ऑफ द नेचर ऑफ। स्वतंत्र शाखा की दिशा में प्रधान कार्यालय द्वारा बनाया गया शाखा खाता इस प्रकृति का होता है। यानी कि कोई जो शाखा है, आपको पता होगा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी होती हैं जो कि स्वयं ही माल को बेचती खरीदती करती हैं और अपने अकाउंट्स रखती हैं। तो वो उस दशा में तो जो हेड ऑफिस होगा वो अपने अकाउंट्स में जो शाखा खाता खोलता है, जो ब्रांच अकाउंट खोलता है उस शाखा का, तो वो किस नेचर का होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता, एडजस्टमेंट नेचर समायोजन प्रकृति का। तो ऐसी दशा में क्योंकि वो एक स्वतंत्र शाखा जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो अपना एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग समझ इंडिविजुअल है, तो वहाँ पर उसका जो अकाउंट खोला जाएगा हेड ऑफिस की बुक्स में, तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट की तरह व्यक्तिगत खाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट। लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती हैं मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर, परचेज प्राइस क्रय मूल्य पर, करेंट प्राइस वर्तमान मूल्य पर, या फिर लोएस्ट ऑफ द अबव उपरोक्त में जो भी कम हो उस मूल्य पर। तो जो लागत अवधारणा होगी उसके अनुसार जो संपत्तियां होती हैं वो हमेशा क्रय मूल्य यानी कि जो परचेज प्राइस होता है, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उस पर ही मूल्यांकित की जाती हैं, रिकॉर्ड्स में दिखाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी परचेज प्राइस, या फिर अगर ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी हो आंसर में आपके तो वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 इज रिलेटेड विद। लेखांकन मानक 19 का संबंध है लीजेस पट्टे से, इंटेंगिबल एसेट अमूर्त संपत्तियों से, इन्वेस्टमेंट विनियोग से, कैश फ्लो नगद प्रवाह से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, आपकी बुक में बहुत सी स्टैंडर्ड्स दे रखे होंगे, तो एक बार देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 19 है वो रिलेटेड हो जाएगा लीजेस से, यानी कि पट्टे से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द मोस्ट रिगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है, यानी कि आपने जो रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रबंधकीय लेखांकन जो है उसमें जो रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, अनुपात विश्लेषण, तो वहाँ पर हमने लिक्विडिटी रेशियो भी पढ़े थे। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि जो लिक्विडिटी की सबसे अच्छी जांच या सबसे कड़ी जांच होती है तो कौन से अनुपात से, कौन से रेशियो से होती है? करेंट रेशियो से, चालू अनुपात जो हो जाएगा, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पूर्ण तरलता अनुपात,
क्विक रेशियो, तरल अनुपात, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा कड़ी जांच होती है, सबसे पहले हम लोग जो लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं तरलता अनुपात, तो उसमें जो पहला हम लोग रेशियो निकालते हैं करंट रेशियो निकालते हैं, चालू अनुपात। क्या हो जाता है फॉर्मूला? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन था, वहाँ पर क्लियर बताया था कि कौन सी करंट एसेट्स हैं हमारी और कौन सी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो वो हो जाएगा, उसमें रख करके फॉर्मूले में हम करंट रेशियो निकाल लेते हैं, तो उससे हमें तरलता की जांच तो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि कड़ी जांच होती है, तो कड़ी जांच किस में होती है? जब हम पूर्ण तरलता अनुपात निकालते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जब निकालते हैं, तो वहाँ पर जो करंट हमारी एसेट होती हैं उसमें से भी कुछ चीज़ें लेस कर दी जाती हैं, तो हमारी क्या निकल आती हैं? लिक्विड एसेट निकल के आती हैं। कौन सी चीज़ें हो जाती हैं? आप लोग का स्टॉक हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस कर दिए जाते हैं, और आपका निकल कर के आ जाती है लिक्विड एसेट। तो इससे जो अनुपात निकलता है हमारा वो हो जाता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात। और यही अनुपात क्या हो जाता है? तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, पूर्ण तरलता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। निम्न में से कौन सा लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो आपने पढ़े होंगे, जो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो स्टार्टिंग में ही कुछ आप लोग के प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग काम करती है, या लेखांकन जिसके बेसिस पे होता है। तो उसमें जो आपके फंडामेंटल कहिए या फिर ये कहिए बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो व्ययों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी या जो भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, उनकी जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, प्रत्यक्ष लागत होती है, उसको व्यय माना जाता है। अदत्त व्ययों को भी व्यय माना जाता है, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, उनको भी हम व्यय मान लेते हैं। ये भी आधारभूत सिद्धांत है लेखांकन का। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत, ये भी क्या है? आपका जो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत है उसमें आता है। इसमें क्या रहता है कि लेखांकन में पूरी ही ऑनेस्टी रखनी चाहिए, पूरी निष्पक्षता रखनी चाहिए, और लेखांकन ऐसा होना चाहिए जो सारी ही चीज़ों को, बुक्स में जो भी बिजनेस है उसकी पूरी ही स्थिति को दर्शाता हो। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी चीज़ें हमने लेखांकन में यूज़ करी हैं, जैसे कि ह्रास की विधि, कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड हमने यूज़ किया है, अगर उसमें कोई चेंजेस किए हैं, कैसे हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें जो भी परिवर्तन है या जो भी संभावित दायित्व होते हैं, उन सबको बैलेंस शीट में नीचे एक टिप्पणी के तौर पर, एक नोट्स के तौर पर दिखा देना चाहिए, जिससे कि जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो पूरी तरह से बिजनेस की स्थिति को दर्शाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। तो ये भी जो है आपका लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसमें क्या रहता है? एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर ही बुक्स में दिखाया जाता है, चाहे बाजार मूल्य बढ़े या घटे, उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है उसी पर ही हम एसेट्स को दिखाते हैं बुक्स में। तो ये हो जाएंगे आपके तीनों ही आधारभूत सिद्धांत। कौन सा नहीं होगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो आपका बेसिक सिद्धांत नहीं है, आधारभूत नहीं है, ये लेखांकन के परिवर्तनशील सिद्धांतों में आता है। 3 तरह के मेनली आपके दे रखे हैं जो लेखांकन के सिद्धांत हैं। जो फर्स्ट है वो आधारभूत संकल्पना या अवधारणाएं दे रखी हैं, सेकंड में लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत है, और थर्ड क्या है? लेखांकन की परिवर्तनशील सिद्धांत है। जो आपका लागत एवं लाभ का सिद्धांत है, ये सिद्धांत लेखांकन का परिवर्तनशील सिद्धांत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, लागत एवं लाभ का सिद्धांत। आई होप आपको अच्छे से समझ में सारे सिद्धांत आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन। शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। तो आपने बजटिंग पढ़ी होगी, बजट पढ़ा होगा, तो बजट के कई तरह के होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि जीरो बजट हो जाता है आपका, फ्लेक्सिबल बजट होता है, कैश बजट होता है, मास्टर बजट होता है, डिपार्टमेंटल बजट्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, सेल्स बजट होगा, परचेज बजट होता है, अलग अलग तरह के बजट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो शून्य आधार बजट होता है सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था या कहाँ पर प्रयोग में लाया गया था। तो जो शून्य बजट था वो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग में लाया गया था या सबसे पहले यूज़ किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या रहता है कि हम शून्य आधार बजटिंग में
मेनली जो बजटिंग की जाती है तो जो पहले के हमारे बजट होते हैं उनको ध्यान में रख करके उन्हीं से आंकड़े देखे जाते हैं कि किस मद में, किस आइटम्स में हमने कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी हमें इनकम हुई है। तो उससे थोड़ा हमें एक अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि जो बजट बनाते हैं वो फ्यूचर के लिए ही तो बनता है। पहले के जो आगे करने वाले हैं उसी के लिए तो अपना बजट निर्धारित करते हैं कि इतनी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, इसके लिए हमें इतनी इनकम की आवश्यकता होगी। तो वही चीज़ है, लेकिन जब ज़ीरो बजट की बात हम कर रहे होते हैं तो हम प्रीवियस कुछ भी नहीं देखते, हम सब कुछ ज़ीरो मान लेते हैं और ज़ीरो मानकर हम सोचते हैं कि हम ये कार्य करना है तो हमारी क्या इसमें एक्सपेंसेस होंगे और कहाँ से हमें इनकम आएगी। हम पुराना कुछ भी नहीं देखते, तो वो हो जाता है ज़ीरो बेस्ड बजट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाई, भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है। तो आपने पढ़ा होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय हैं और कुछ भारतीय हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, भारतीय लेखांकन मानक की बात कर रहा है कि वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं या कौन उन्हें इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान, जिसे आप शॉर्ट में ICAI भी बोलते हैं। तो जो भारतीय लेखांकन मानक होते हैं, क्लियर कट क्वेश्चन है, ना रिजर्व बैंक जारी करेगा, ना केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार। कौन जारी करेगा? भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड्स, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है। आपने पढ़ा होगा ऑडिटिंग में संपत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सत्यापन और मूल्यांकन दो चीजें होती हैं, भी हम डिस्कस करेंगे इस पर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो संपत्तियों के सत्यापन में आती हैं। पहला हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन, वेरीफाइंग द आंसर एंड फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, ये सत्यापित करना कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि संपत्तियों के सत्यापन में क्या सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम यही समझ लें कि संपत्तियों का सत्यापन क्या है, तो क्लियर हो जाएगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सत्यापन में क्या होता है कि जो अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो इस बात को क्लियर करता है कि जो भी संपत्तियां हैं जो बुक्स में दिखाई गई हैं, वे अंकेक्षक का काम क्या होगा, यही जांच करना ना कि जो भी बुक्स में दिखाई गई हैं, एंट्रीज हैं बुक्स में, जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वास्तव में है या नहीं है, सही है या नहीं है। वही चीज़ वो सत्यापन में करता है कि जो भी संपत्तियां एसेट्स दिखाई गई हैं एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती हैं, विद्यमान हैं या नहीं है, तथा किसी भी तरह का उन पर कोई भी प्रभार है या नहीं है, किसी तरह के प्रभार से मुक्त हैं वो, कोई भी उन पर चार्ज नहीं है। इस चीज़ को चेक करना और साथ ही ये देखना कि जितनी वैल्यूएशन की गई है, जितना उनको दिखाया गया है, जिस मूल्य पर दिखाया गया है, वास्तव में उतनी ही मूल्य की वो हैं या नहीं है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या आ जाती हैं, सत्यापन में सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो भी किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन ये भी होगा। साथ ही ये भी देखना कि संपत्तियां जो प्रभार से मुक्त हैं या नहीं है। तो संपत्तियों में ही क्या आ जाता है, मूल्यांकन भी आता है। अगर हम पूछें कहीं पर आए क्वेश्चन कि सत्यापन का क्षेत्र बड़ा है या फिर मूल्यांकन का, आपका जो है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स ज़्यादा बड़ा है या फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ एसेट जो होता है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें वैल्यूएशन भी आ जाता है। संपत्तियों के सत्यापन में ही मूल्यांकन को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये तीनों ही पॉइंट सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज, वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के अंतर को कहते हैं। तो दो तरह की लागतें यहाँ पर पूछी हैं आपसे, एक एक्चुअल कॉस्ट बता रखी है, यानी कि किसी भी वस्तु की, किसी भी एसेट की जो एक्चुअल में कॉस्ट है, और दूसरी प्रमाप लागत है, जो हम वस्तु बना रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो एक हम पहले खुद भी अनुमान करते हैं कि एक अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ स्केल भी अलग से दे रखी हैं, एक किस तरीके से स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक हमने डिसाइड कर ली कि इस वस्तु को बनाने में इतनी हमारी आएगी, लेकिन वास्तव में उसको बनाने में कितनी कॉस्ट हमारी आई। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, प्रॉफिट, लाभ, डिफरेंशियल कॉस्ट, भेदात्मक लागत, वेरिएंस, विचरण, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा। तो क्वेश्चन ये में आपसे पूछ रहा है कि जो वास्तविक लागत होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है उसकी, और जो प्रमाप लागत होती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या कहलाता है, वो हो जाता है वेरिएंस, यानी कि विचरण। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, आपको याद होगा हम लोग निकालते थे MCV, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालते थे, लेबर कॉस्ट वैरिएंस निकालते थे, सामग्री लागत विचरण जो हमारा एक अलग चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दे रखा है वहाँ पर।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वेरिएंस विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कि दो चीजें दे रखी हैं, एक साइड बताई गई है कि एसेट कोई, और दूसरी साइड आपको ये बताना है कि ये वही एसेट है या नहीं है। आपने पढ़ा होगा एसेट कई तरह की होती हैं, कुछ इंटेंगिबल होती हैं, टैंगिबल होती हैं, वेस्टिंग होती हैं, फिक्टिशियस होती हैं। तो वही क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी एसेट वो नहीं है जो उसके सामने दे रखी है। तो गुडविल इंटेंगिबल एसेट, ख्याति अमूर्त संपत्ति, आयल वेल वेस्टिंग एसेट है, तेल का कुआं क्षयशील संपत्ति है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट है, प्रारंभिक व्यय कृत्रिम संपत्ति, स्टॉक इन ट्रेड लिक्विड एसेट है, स्कंद जो है वो तरल संपत्ति है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गुडविल जो होती है एक अमूर्त संपत्ति है। गुडविल को हम नहीं देख सकते, लेकिन क्या होता है, गुडविल की वैल्यू होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने निकाला होगा, कई मेथड्स होते हैं, एवरेज मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, आपका कई तरह के मेथड्स दे रखे हैं निकालने की गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू तो हम निकालते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन बुक्स में वो हमारी होती है। वो किस तरह की एसेट हो जाएगी, अमूर्त संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट, करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑयल वेल वेस्टिंग एसेट, तेल का कुआं जो होता है वो क्षयशील संपत्ति है। क्षयशील संपत्ति या वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जैसे जैसे हम उनको यूज़ करते जाते हैं उसमें उनकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा घटती चली जाती है, कम होती जाती है। तो जैसे भी तेल के कुआं हैं उससे आप तेल निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मात्रा कम होती चली जाती है। तो वही हो जाएगी वेस्टिंग एसेट, ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट हैं, कृत्रिम संपत्ति हैं। जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, प्रारंभिक व्यय कौन से होते हैं, जब भी इनकॉर्पोरेशन होता है किसी कंपनी का तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग में होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसको हम एसेट्स में दिखाते हैं। जो आपका बैलेंस शीट का दो साइड होते हैं, आपका लायबिलिटी हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। एसेट साइड में हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत दिखाते हैं जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, फिक्टिशियस होते हैं, बनावटी संपत्तियां होती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फिक्टिशियस एसेट हैं, कृत्रिम संपत्ति हैं, करेक्ट है। स्टॉक एंड ट्रेड लिक्विड एसेट है, स्कंद जो है वो तरल संपत्ति, यही ऑप्शन क्या है आपका गलत हो जाएगा। जो स्टॉक होता है वो आपका लिक्विड एसेट नहीं है, ये करंट एसेट है, चालू संपत्ति होती है। इससे पहले के क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को बताया था तो वहाँ पर समझाया था कि जो लिक्विड एसेट होती हैं निकालने के लिए हम करंट एसेट में से स्टॉक को लेस करते थे, तो स्टॉक जो है वो लिक्विड एसेट नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो लिक्विड एसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए आएंगी जहां पर और डिटेल में मैं आप लोग को और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इनकम टैक्स रेट ऑन ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर एन इंडिविजुअल इज, एक व्यक्ति की दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर किस दर से कर लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन आता है, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम जो होती है वो आएगा, और अदर सोर्सेज। ये 5 हेड आपके होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आपका दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यानी कि जो कैपिटल गेन होती है 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। जो दीर्घकालीन हमारा होता है उस पर किस दर से टैक्स लगता है। जब आपने टैक्सेशन निकाला होगा, इनकम तुमने निकाल ली 5 हेड से, उसके बाद जब उस पर टैक्स लगाते हैं, पहले तो डिडक्शन आपकी लेस हो जाएंगी 80C से 80U तक की, उसके बाद उस पर हम टैक्स लगाते हैं। जो हम टैक्स लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो हमारी कैपिटल गेन से होती है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। दोनों को जब अलग करते हैं तो जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है कितने दर पर लगता है, वो लगता है आपका 20% पर, 20% पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 20%। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर कितना लगता है, उस पर हमारा 15% लगता है, 15%। यहाँ पर हमसे लॉन्ग टर्म पूछा गया था तो 20% हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टोरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है। तो क्वेश्चन है पूछ रहा, आपने पढ़ा होगा जो अंकेक्षण होता है, जो ऑडिट होता है कई तरह का होता है, चालू होता है, नियमित होता है, सामयिक होता है, वार्षिक होता है, कई तरह का होता है। तो उसी में पूछ रहा है कि अगर आंतरिक जाँच जो हो रही है, आंतरिक जाँच जो हो रही है वो अगर पद्धति उसकी संतोषजनक नहीं है तो वहाँ पर अंकेक्षण की कौन सी पद्धति यूज़ करनी चाहिए या ठीक रहती है। कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट, मध्य अंकेक्षण,
कॉस्ट ऑडिट लागत अंकेक्षण और टैक्स ऑडिट कर अंकेक्षण। तो जब हमारा आंतरिक जांच अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो भी हमने अकाउंट्स वगैरह रख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा संभावना है कि कुछ लोग जो हैं वो गबन करने का या कपट करने की कोशिश कर सकते हैं, या सही ढंग से हमारे जो बुक्स हैं वो नहीं रखी जा रही हैं, तो वहाँ पर हमें कंटिन्यूअस ऑडिट का यूज़ करना चाहिए। निरंतर अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण में रहता है कि जो भी हमने खाते रखे हैं, जो भी हमारी एंट्रीज करी जा रही है, उनकी लगातार जांच होती रहती है। तो कहीं पर भी कपट होगा, फ्रॉड होता, तो वहीं पर उसे पकड़ लिया जाएगा, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, कंटिन्यूअस ऑडिट, निरंतर अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट ऑफ विल बी। जब ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्नलिखित रकम क्रेडिट की जाती है। तो आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते हैं तो वहाँ पर जो ठेका होता है कभी कभी कंप्लीट होता है, कभी इनकम्प्लीट होता है। तो जब ठेका हमारा पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट होगा, तो वहाँ पर लाभ की कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। तो अगर हमारा ठेका 1/4 मूल्य से कम होता है तो वहाँ पर हम कुछ भी लेकर के प्रॉफिट में नहीं जाते। अगर हमारा जो ठेका होगा वो 1/4 से अधिक और 1/2 से कम होता है तो वहाँ पर हम कितना लेके जाते हैं? 1/3। और अगर हमारा जो ठेका होगा 1/2 से अधिक होता है तो वहाँ पर हम 2/3 पार्ट जो होता है उसका, वो अर्जित लाभ का लेकर के लाभ में जाते हैं। जो लाभ की रकम क्रेडिट की जाती है वो 2/3 होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। According to Company Act 2013, it is required to pay maximum interest rate on calls in advance. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज की दर देय होगी। तो ये आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा और कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। जो अब हम लोग का कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है वहाँ पर कि जो अग्रिम याचना होती है, एडवांस, हम कॉल इन एडवांस होती है, तो वहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट कितना देते हैं? मैक्सिमम 5%, 10%, 12% या फिर 15%। तो दिया जाता है वो 12%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द क्विक रेशियो इफ करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1। स्टॉक हो जाएगा 30,000, टोटल करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 60,000 की। चालू अनुपात 3:1 है, रहतिया 30,000 का है, कुल चालू दायित्व तो हमारे हैं 60,000 के। त्वरित अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर आपको करंट रेशियो बता दिया है, आपको क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो जो हमारा बताया था 3:1 हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन में आपके गिवन है। वैसे तो आप इसे ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसका फॉर्मूला वगैरह लर्न होंगे। स्टॉक कितने का था? स्टॉक हो जाएगा 30,000 का, और जो लायबिलिटी थी वो कितने की थी? 60,000 की थी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा निकालने का? जो हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला था 3:1 है आपका, 3/1 कर लीजिए, इक्वल टू करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी हम लिखते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो निकालने का। अब हमारा यहाँ पर 3:1, तो 3/1 हमने किया। करंट एसेट हमें नहीं पता है, एक्स कर लिया हमने। करंट लायबिलिटीज हमारी जो है गिवन थी क्वेश्चन में 60,000 की, रख लीजिए। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारा बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? इसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ जाएगा 1,80,000। और x हमारा क्या है? x है हमारी करंट एसेट। तो करंट एसेट कितनी निकल के आ गई हमारी? 1,80,000 की। अब इससे अगर हमें लिक्विड एसेट निकालनी है तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करना है? 1,80,000 में से हम स्टॉक को लेस कर देंगे। तो 1,80,000 माइनस कितना हो जाएगा? 30,000। तो हमारी लिक्विड एसेट निकल के कितनी आ जाएगी? 1,50,000 की। अब हमें लिक्विड एसेट पता चल गई, करंट लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी। अब हम अपने फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिक्विड रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था? लिक्विड एसेट शॉर्ट में लिख लीजिए LA, और करंट लायबिलिटी। कभी कभी इसको जो है यहाँ पर भी लिक्विड लायबिलिटी भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं आपके, तो यहाँ पर हम करंट लायबिलिटी ही ले लेंगे। तो लिक्विड एसेट कितनी है जो भी हमने निकाली थी? कितनी? 1,50,000 की। अपॉन हो जाएगा करंट लायबिलिटी कितने की है? 60,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5:1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन एक बार।
कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? 2.5:1 हमारा आया था, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा 2.5:1। आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन में हमें कैसे निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम अंश ऋण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस संचय अधिशेष मद के अंतर्गत, शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाता के अंतर्गत, अनसिक्योर्ड लोन आरक्षित ऋण के अंतर्गत। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा, जब आपने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो वहाँ पर हम फॉर फ्यूचर अकाउंट हमारा आता है। तो जो हमारा अंश ऋण खाता होता है, फॉर फ्यूचर अकाउंट होता है, तो उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाते हैं, किसके अंतर्गत दिखाते हैं? तो वो हो जाता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस संचय अधिशेष मद के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।